नमस्कार। हमारे साथ आज डॉक्टर आरती सिंह अमरावती शहर की पुलिस आयुक्त है, जिन्होंने 2 साल से लगातार यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनुभव भी लिया है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे शांति भी बना के रखी है। और कई ऐसे भी उपद्रव है जिसको उन्होंने बहुत आसानी से संभाला। वैसे मूलतः डॉक्टर आरती सिंह ने जो पहला अपना पढ़ाई की वो मूलतः डॉक्टर की पढ़ाई थी। डॉक्टर के पेशे से होकर प्रशासकीय अधिकारी में किस प्रकार का उनका सफर रहा और कहां से उन्हें पुलिस में जाने की सूझी, जानते हैं आज डॉक्टर आरती सिंह से। मैडम नमस्ते, सिटी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने सुना कि आप बेसिकली डॉक्टर्स थे, प्रैक्टिस भी किया और इतना अच्छा फील्ड छोड़ के ये संघर्ष वाला फील्ड आपने चुना। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई, आपका बचपन कहाँ रहा? देखिए, मैं मूल मिर्ज़ापुर ज़िले की हूँ और डॉक्टर की पढ़ाई मैंने बनारस से की है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इसमें इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, जिसको जो भारत की सबसे रिनाउंड यूनिवर्सिटी है आफ्टर एम्स, जहाँ एडमिशन भी बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि बहुत लिमिटेड सीट्स हैं। तो वो ये अपने आप में एक बहुत प्रेस्टिजियस अपॉर्चुनिटी होती है उस इंस्टीट्यूट से पढ़ना, उस इंस्टीट्यूट से डॉक्टर की डिग्री लेना और वहाँ प्रैक्टिस करना, क्योंकि बहुत ही रेप्यूटेड संस्था है। पर ऐसा कुछ हुआ मेरे साथ अनुभव कि मुझे लगा कि नहीं, ये फील्ड छोड़ के मुझे और कुछ करना चाहिए। तो हुआ ऐसा कि पढ़ाई के दौरान जब हम कॉलेज में प्रैक्टिस के लिए जब हम पेशेंट से मिलते थे, तो कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जैसे गायनी में जब मेरी ड्यूटी थी, तो लेबर वार्ड में जब महिलाएं आती थीं, तो एक मैंने ऑब्जर्वेशन देखा कि बच्चा जब होता था तो जो पेन होता है वो सब पेन भूल के सबसे पहले हर महिला, और ये एक दिन नहीं देखा, मैं रोज़ ऑब्जर्व करती थी कि हर महिला एक ही चीज़ पूछती थी कि मुझे लड़की हुई या लड़का। मतलब ये बहुत आश्चर्य की बात है। और ये सिर्फ मैंने देखा ऐसा नहीं है, ये तो पूरे भारत में है। तो मुझे बहुत आश्चर्य होता था कि लड़की या लड़का ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है एक महिला के लिए, क्योंकि लेबर वार्ड में ऐसा होता है कि खुद ही पेन इतना होता है डिलीवरी के बाद, हाँ बाकी चीज़ें ध्यान देनी ज़रूरी होती हैं, लेकिन हर लेडी का एक ही क्वेश्चन होता था और लगातार यही क्वेश्चन। और उसके आगे का अनुभव ऐसा है कि अगर लड़का होता था तो वो लेडी भी खुश और बाहर जो उसके परिवार वाले हैं वो भी खुश। लेकिन इसके विपरीत अगर लड़की हो गई तो वो लेडी दुखी, हाँ मायूस हो जाती थी। और बाहर तो ऐसा वातावरण होता था कि फैमिली वाले उस लेडी को छोड़ के चले जाते थे। हम बाहर ढूंढना पड़ता था कि पेशेंट का रिलेटिव कौन है, अटेंडेंट कौन है। तो इस तरह की मतलब इस तरह तब मैंने सोचने पे मैं मजबूर हो गई कि आखिर ऐसा क्या है कि लड़की होती तो लड़की नकोशी क्यों है। मतलब एक लड़की को जन्म देना माँ के लिए भी, मतलब बच्चा जन्मता है तो घर में खुशी होनी चाहिए, पर जब एक लड़की का जन्म होता है तो माँ भी दुखी है, परिवार वाले भी दुखी हैं, और उस बच्चे का क्या होगा तो आप समझ सकते हैं। इसके बारे में जब मैंने और विचार किया तो मुझे ये समझ में आया कि इसका रीज़न ये है कि लड़कियां क्यों अनवेलकम हैं। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं कि समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, जिसकी वजह से माँ बाप खुद से होके मतलब लड़की को प्रेफर नहीं करते। कारण ये है कि जब वो छोटी है तो सिक्योरिटी के लिए किसी न किसी के देखभाल में रखना पड़ता है उसको। थोड़ी बड़ी हो गई, कॉलेज जा रही है तो स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं। कॉलेज में भी जब स्कूल या कॉलेज में जब माँ बाप भेजते हैं तो उनको हमेशा डर लगा रहता है मेरी लड़की सेफ है कि नहीं, घर के बाहर वो सेफ है कि नहीं। और बड़ी हो जाती है, एजुकेशन हो जाता है, तो एक जो हुंडा या दहेज की जो कुप्रथा है उसकी वजह से लड़की को लोग ज़्यादा पढ़ाते नहीं है कि अच्छी फैमिली नहीं मिलेगी। तो इस तरह से जो समाज में लड़की के अगेंस्ट या एक महिला के अगेंस्ट जिस तरह की सोच है या जो क्राइम्स हैं, उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उस प्रोफेशन में इतना जस्टिस लड़कियों को नहीं दे पाऊँगी जितना कि अगर मैं किसी और प्रोफेशन में जाऊँ तो। इसलिए मैंने यूपीएससी की तैयारी की, आईपीएस में सिलेक्शन हुआ और आज आप सबके सामने हूँ। यानी आपका जो मूल आईपीएस में इधर कन्वर्ट होने के कारण कि लड़कियों को न्याय दिलाना। बिल्कुल। आप खुद एक लड़की हो, उसकी आपने दर्द समझा और लड़कियों को न्याय, तो आप इस माध्यम से फिर आगे महिला सक्षमीकरण के लिए सरकार के प्रयास चल, आपके तरफ से क्या प्रयास रहे? जैसे आपने
जो कहा कि मैं लड़कियों को दूसरे से जाके बेहतर कर सकती हूँ। तो सबसे बड़ी बात है कि मुझे ऐसा लगा कि मैं खुद एक उदाहरण हूँ, और मुझे आज दिखता है, मैंने जहाँ भी पोस्टिंग की है वहाँ लड़कियों को, उनको देख के एक मोटिवेशन होता है। दूर दूर से पेरेंट्स अपनी लड़कियों को लेके आते हैं, मतलब काउंसलिंग के लिए। उनको एक उदाहरण मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है कि इनके जैसा हम भी बन सकते हैं। एक मिडिल क्लास की लड़की भी एक उच्च पद पे एक बड़ी अधिकारी बन सकती है। तो एक मैं खुद ही मोटिवेशन ही हूँ, मेरे जैसी, सिर्फ मैं नहीं, तो मेरे जैसी जितनी महिला अधिकारी हैं वो तमाम लड़कियों के लिए, विशेषतः मिडिल क्लास लड़कियों के लिए, लोअर मिडिल क्लास लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। दूसरा जो आपने बोला, तो जब से मैं सर्विस में आई हूँ, मैंने लड़कियों के लिए विशेष, पहले ट्रेंड अलग था, अब ट्रेंड थोड़ा सा अलग हो गया। जो पहले क्राइम्स थे, स्ट्रीट क्राइम्स थे, तो मैंने ये देखा कि स्कूल कॉलेज में जब लड़कियां, स्कूल छूटता है और मतलब स्कूल भरता है और स्कूल छूटता है, उस टाइम पे जो रोड रोमियोज होते हैं, छेड़छाड़ करते हैं, तो हमने वहाँ पे विशेष सिविल ड्रेस में लड़कियों, मुझे जो लेडी कांस्टेबल्स हैं उनको हमने रखा। 2-4 मतलब धीरे धीरे वो मैसेज होने लगा। ये पूरे आज तक के कैरियर का मैं आपको बता रही हूँ कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा कि स्ट्रीट क्राइम्स स्कूल और कॉलेजेस जब बच्चे जाते हैं तो कम हो गए। आप आज देख रहे हैं हमारी दामिनी पथक है, हमारी दामिनी पथक बेसिकली हमने उनको इसी जगह पे लगाया है कि जो बच्चियां हैं उनकी सेफ्टी के लिए। इसके अलावा एक अभी जो नया ट्रेंड आया है वो है साइबर क्राइम, मतलब लड़कियों का जो हरासमेंट सोशल मीडिया पे हो रहा है। क्योंकि अब आप देख रहे हैं हर आदमी के पास एक स्मार्टफोन है, और स्मार्टफोन की वजह से, इंटरनेट की वजह से क्राइम अब उस माध्यम से भी हो रहा है। जो क्राइम पहले सड़क पे होते थे, अब वो इस माध्यम से हो रहे हैं। मतलब जो हम पहले देखते थे लड़की का पीछा कर रहे हैं, जिसको स्टॉकिंग बोलते हैं, अब उसको साइबर स्टॉकिंग भी होती है। मतलब ज़बरदस्ती उस लड़की को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना, उससे चैट करना, या ज़बरदस्ती उससे बातें करना, साइबर मतलब थ्रू इंटरनेट, मतलब सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे जो अब लड़कियों का हरासमेंट हो रहा है, मतलब एक लड़की का फेस मतलब फोटोज चेंज करके, एडिट करके, ये भी आजकल हो रहा है कि जो ओरिजिनल पिक किसी लड़की ने अपलोड किया, उसकी पिक्चर में उसका फेस मॉर्फ कर दें, किसी और की बॉडी लगा दे, उसका फेस लगा दे। और अभी एक नया क्राइम आप देख रहे हैं सेक्सटॉर्शन का, ये साइबर के माध्यम से हो रहा है। तो इस तरह से जो साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं लड़कियों के अगेंस्ट, उसमें मैंने यहाँ पे स्पेशली काफ़ी फोकस किया। सबसे पहले इसमें साइबर अवेयरनेस की ज़रूरत थी। तो आप देखते होंगे हमारा जो साइबर की टीम है, हमारी पीआई मैडम है, वो खुद सारे स्कूल कॉलेजेस में जाती हैं। हमने सबको एक बुकलेट दिए हैं, हैंडी बुकलेट है, जिससे आप जब आप सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया इनएविटेबल हो गया है, सबको यूज़ कर, सभी यूज़ करते हैं, उसके बिना हम रह नहीं सकते। तो उसमें क्या प्राइवेसी फीचर्स हैं, क्या सिक्योरिटी फीचर्स हैं, विशेषतः लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए क्या प्राइवेसी फीचर्स रखने चाहिए, जिसकी वजह से उनकी फ़ोटो, उनका ईमेल, उनका फेसबुक प्रोफाइल मिसयूज़ ना हो। ये सब हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो स्ट्रीट क्राइम्स हैं महिलाओं के लिए, उसके भी हमने बहुत ज़्यादा कैंपेन्स चलाए। मेरे पास बहुत अच्छा लेडी स्टाफ है जिन्होंने ये हर जगह जाके कैंपेन किया है। हमने छोटे छोटे बुकलेट्स के माध्यम से लड़कियों में अवेयरनेस फैलाई है कि उनके क्या राइट्स हैं। जैसे अगर कहीं छेड़छाड़ हो रही है तो पुलिस स्टेशन में तुरंत आएँ, डायल 112 जो हमारा प्रोजेक्ट, अभी नया प्रोजेक्ट आया, उसकी अवेयरनेस मैंने की। उससे हमें काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। कोई भी लड़की कहीं भी अकेले में है, रात को है, तो एक बार वो फ़ोन करती है, तुरंत गाड़ी जाती है। मैंने एक स्कीम ये भी चलाई थी कि जब फेस्टिवल्स का टाइम होता है तो यहाँ से बहुत सारी बच्चियाँ पुणे पढ़ने जाती हैं, काम के लिए या पढ़ने के लिए। तो पुणे से जब वो आती हैं, यहाँ वेलकम टी पॉइंट पे बस उतरती है, तो वहाँ पे हमने ये स्कीम शुरू की थी कि रात है और लड़की अकेली है तो हमारे कंट्रोल रूम को कॉल करे, हमारी एक गाड़ी जाती थी, उनको उनके घर तक एस्कॉर्ट करती थी। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैंने विशेषतः वर्किंग लेडीज़ और वर्किंग वुमेन और जो स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैंने ये फोकस किया था। जैसे आपने बताया कि ये आपको इसमें डेवलपमेंट, लेकिन जो आपने आज से आपको आईपीएस डॉक्टरी छोड़े कितने 15 साल हो गए होंगे? हाँ बिल्कुल, 20 साल। हाँ मतलब 18 साल हो गए। पहले की स्थिति लड़कियों के पैदा होने की, और आज भी आप देखते हो लड़के, क्या आपको लगता है कि आज भी वो पेरेंट्स की सोच में फर्क है? क्या कुछ लोग हैं, मैं उन सोच की बात कर रहा हूँ, उन सोच बदलने की। तो चलो आपका एक
आपके क्षेत्र में अधिकार है, सरकार भी इसमें प्रयास कर रही है, हर आदमी महिला सक्षमीकरण चाहता है, लेकिन बेसिक जो मूल भावना है, मूल जो विचार है, उसमें आपने कहाँ तक परिवर्तन पाया लोगों में? क्योंकि बदलाव तो हुआ है 20 सालों में भी, 20 साल पहले की स्थिति में आज की स्थिति में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। देखिए, मैं तो आपसे पूछूंगी ये प्रश्न, क्योंकि समाज में जितना मैं हूँ उतना आप भी हैं। पुलिस और मीडिया एक दो ऐसा वर्ग है जो समाज में क्या हो रहा है वो आपको भी जानकारी होती है, मुझे भी जानकारी होती है। 15-18 साल में आपने जो बोला फ़र्क आया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो समाधान कारक है। और मुझे लगता है आप इस बात से पूरी तरह एग्री करेंगे और सभी लोग एग्री करेंगे। पहले जो नहीं, मैं आपको अपना ही एक्सपीरियंस बताती हूँ। मेरी 2 लड़कियां हैं, पहली बेटी हुई कि तो परिवार मतलब घर में खुशी हुई, लेकिन ऐसा मुझे लगा कि बाहर बहुत ज़्यादा जो हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव को खुशी नहीं हुई। फिर दूसरी बेटी हुई, दूसरी बेटी होने के बाद तो मुझे कहीं से कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आए ही नहीं। और मैं आईपीएस हूँ, मेरे हस्बैंड आईपीएस हैं, तो हमारा जब इतना प्रोग्रेसिव फैमिली है, फिर भी हमारी बेटियाँ हुई और उसके बाद भी मुझे कोई कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज नहीं आए, तो इसका मतलब है कि समाज में अभी और ज़रूरत है। लेकिन जो अभी समझो ये होगी, अब आपके एज की बेटी, आपके एज की वाले अभी भी चाहते जो बेटी है बेटा है, ठीक है, क्योंकि जिन्होंने एजुकेशन लिया जो है उनको एक बच्चे भी अभी सफिशिएंट है। जिनकी एक लड़की, कई लोग ऐसे भी एक लड़की के बाद में सिर्फ एक ही लड़की, ऐसे भी कई परिवार जो आप एजुकेशन की बात करें, जहाँ अभी बुजुर्ग हमारे हैं, आज भी उनकी धारणा है कि बेटा ही नाम चलाता। ये भावना यानी बेटी नाम चलाए ऐसा प्रयास कभी यानी आपके लेवल पे, प्रशासनिक लेवल पे, सरकारी लेवल पे, सामाजिक लेवल पे कभी हो सकता है क्या? क्योंकि क्या है, नाम चलाने की जो प्रथा और एक वंश चलाने की परंपरा, ये ट्रेडिशनल चली आ रही है, एकदम से यानी स्वभाव बदलने को थोड़ा समय लगा, लेकिन बहुत कुछ प्रमाण में अभी सोच बदला है बेटियों के प्रति। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब आप देख रहे हैं, अब अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग एक ही बच्चा करते हैं, वो चाहे बेटी हो या बेटा। उसके बाद उनकी सोच में चेंज आया है। एक बेटी भी है तो भी उसको उसी तरह से, जिस तरह से एक लड़के को बड़ा किया जाएगा, उसी तरह से उसको बड़ा करते हैं। काफ़ी फोकस्ड रहते हैं उस बच्ची के डेवलपमेंट में, पूरी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए। तो ये चेंजेस आपने बिल्कुल सही कहा, ये चेंज तो मैंने भी ऑब्जर्व किया सोसाइटी में, कि अब बहुत जिनकी एक ही बेटी है या सिर्फ 2 बेटियां हैं, पर ऐसा नहीं है कि उससे वो प्रयास जब तक बेटा नहीं होता, पहले जैसे होता था, पहले जैसे होता 5, 6, 7, 8। बिल्कुल, अब ऐसा नहीं रहा है। चेंज आया है, बहुत अवेयरनेस आई है, और इस अवेयरनेस के पीछे मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट का भी कंट्रीब्यूशन है और अपनी सामाजिक सोच भी धीरे धीरे बदल रही है, क्योंकि लड़कियां हर फील्ड में सक्सेसफुल रही हैं, हो रही हैं। और एक सक्षम, जो आप बोल रहे हैं नाम चलाने वाला, तो नाम चलाने वाला तो उतना बदलाव अभी नहीं आया है, लेकिन अपनी बेटी आगे बढ़ रही है, उसको देख के बहुत लोगों को प्रेरणा मिलती है और लोग अब इस सोच से थोड़ा बदल रहे हैं। अभी की आज की पीढ़ी, जैसे आपको बताऊं कि जो जैसे हमारे टाइप के जो भी होंगे, बेटी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी मिल रहा है, क्योंकि बेटा भी है, लेकिन बेटी केयर जो करती है पेरेंट्स की, बेटी करती है। ये मैंने बहुत परिवारों में देखा, बहुत कि भाई ज्यादा भले दूर रहेंगे लेकिन फिक्र ज्यादा करें, पास वाला फिक्र नहीं कर रहे। एक वो भी उस कारण भी बेटी की चाहत थोड़ी सी शायद लोगों के प्रति बढ़ रही है अभी। तो मैडम, अपन महिला पे ही चर्चा कर रहे हैं, और सारा क्योंकि सब चीज में महिला पुरुष का कहीं ना कहीं आपसी संबंध है, और परिवार नाम की जो संस्था है वो बहुत जरूरी है। आज हमने देखा कि एजुकेशन के प्रभाव में लड़कियां 30-35 साल तक शादी के लिए तैयार नहीं होती। मेरा करियर बना, आप इसको कितना उचित मानते हैं? नहीं, अब ऐसा प्रोफेशन का भी प्रश्न है, और थोड़ा क्योंकि क्या समाज के लिए अवेयरनेस भी चाहिए, क्योंकि 35 साल के बाद में फिर शादी करना, फिर करना और टिकाए रखना, क्योंकि जितनी शादियां नहीं है उससे ज्यादा तलाक के किस्से आते हैं। अब हम महिला पे चर्चा करते हैं, उस पर ही करेंगे। बिल्कुल जी जी। नहीं, इसमें मैं बहुत फ्रैंकली आपको जवाब दूंगी कि ये तो हर महिला जो वर्किंग वुमेन है उसके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है, बहुत बड़ा प्रश्न है कि जिस टाइम में आपको अपना कैरियर बनाना है वो वही टाइम है जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारी,
कि उसी पीरियड में आपको अपनी फैमिली परिवार भी देखना है, क्योंकि एज ए डॉक्टर, एज ए गायनोकोलॉजिस्ट जो हम लोगों को एडवाइस करते हैं कि आपका पहला बच्चा जो 30 से पहले हो जाना चाहिए, दूसरा बच्चा 35 से पहले, ये अभी के लेवल। पहले जो हमारी बुक्स होती थी कॉलेज में, उसमें तो और पेची लिमिट थी, लेकिन अभी वो भी चलता है कि हाई रिस्क नहीं है, उसके बाद कंसीव करना वो थोड़ा हाई रिस्क हो जाता है। तो डेफिनेटली ये तो बहुत कॉन्ट्रास्ट है ही कि एक वर्किंग वुमेन के लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी आपने कुछ दिन पहले एक ऐड आया था, प्रेगा न्यूज़ कंपनी का एक ऐड है जिसमें बहुत ऐड वो पॉपुलर हुआ था कि एक मॉडल है, वो फ़ोन पे बोलती है कि नहीं मेरा कैरियर छूट जाएगा अगर मैं बच्चा को लूँगी तो, और साथ में एक लेडी आईपीएस ही दिखाया है जो अपने बच्चे के साथ जिला संभाल रही है, वो बहुत ऐड वायरल हुआ था। तो ये जो कन्फ्यूजन है ये है ही, क्योंकि ये तो ऐसी भगवान का दिया हुआ है कि आपको दोनों चीज़ें एक ही साथ आपको चलानी है। और इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि एक वर्किंग वुमेन के साथ जब वो अपना बच्चा संभाल रही होती है, परिवार संभाल रही होती है और छुट्टी लेके घर में रहती है, तो एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं पुरुषों से कम हो जाता है। और यही रीज़न है कि जब वो वापस ज्वाइन करती है तो वो जो कंपनी होती है उनको लगता है कि जब गैप हो गया है तो इनको वापस या तो उसी लेवल पे ज्वाइन कराते हैं, या उनको उतना प्रमोशंस, जो ड्यू प्रमोशंस है एज के हिसाब से, वो नहीं मिलता। इसीलिए आप देखते हैं कि सीनियर लेवल पे जो लेडीज़ हैं वो यूजुअली बहुत लिमिटेड है, या फिर बहुत स्मूथ, दोनों तरफ बैलेंस करके वहाँ पहुँच पाना दिक्कत, ऐसा उस लेवल पे फैमिली और कैरियर दोनों बैलेंस करके टॉप पोजीशन पे पहुंचना वाली लेडीज़ बहुत कम है। और उसका रीज़न ही यही है कि दोनों एक साथ होता नहीं है। तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे गवर्नमेंट ने भी चेंजेस लाए हैं, जैसे मैटरनिटी लीव फुल पे के साथ गवर्नमेंट ने दी है, 2 साल की मैटरनिटी लीव कर दी है, और ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा है। फिर भी डेफिनेटली एक्सपीरियंस तो आपका कम हो ही जाता है ना, आप बच्चा संभाल रहे हैं घर में, तो आपका एक्सपीरियंस कम होगा ही। जैसे आप अभी जिस फील्ड में है, निश्चित रूप से एक पुरुष के लिए बहुत संघर्ष वाला फील्ड है आपका। एक पुरुष भी रहता है, उनको भी उतना ही संघर्ष करना है। लेडीज आपको कोई छूट नहीं है उसमें। बिल्कुल। आपको कि भाई मैं रात है मैं बाहर नहीं निकलूंगी, मैं दिन है बाहर नहीं निकलूंगी, आपके लिए कोई किसी प्रकार की छूट नहीं है। आप भी आप काम कर रही है, आपकी 2 लड़कियां हैं, आपकी फैमिली ये संभाल रही है। आप मैं सिर्फ चाहता हूँ कि जो वर्किंग वुमेन है उनको क्या आप सलाह देंगी कि भाई वर्किंग करते करते भी फैमिली संभाल सकते? देखिए, मेरी सारी वर्किंग मदर्स को मेरी यही सलाह होगी कि आपको घर में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चाहिए। जब आप घर से बाहर पैर कदम रख रही हैं, काम कर रही हैं, तो घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं और आपके हस्बैंड, इनका सबका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको रहा तो आप बाहर घर की टेंशन से फ्री होके काम कर सकती हैं। क्योंकि आपको ये टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे बच्चे ने खाना खाया कि नहीं, मेरा बच्चे की पढ़ाई हुई कि नहीं। तो घर में जब एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है, सॉलिड सपोर्ट फ्रॉम फैमिली, क्योंकि देखिए आप हेल्प असिस्टेंस जो है वो रख सकते हैं, लेकिन एक फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरा अनुभव है, और मैं सबको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपके साथ आपके हस्बैंड और फैमिली मेम्बर्स बहुत सपोर्टिव हैं तो आपका कैरियर अच्छा चलेगा। जैसे हम जहाँ से शुरुआत किए थे कि आपने ये फील्ड क्यों चुना? और भी फील्ड हो सकते थे, आप सोशल वर्क का भी फील्ड ले सकती थी, आप राजनीति में भी जा सकती थी, ये सारे चीज़ें प्रॉब्लम, आपने ये फील्ड क्यों चुना? देखिए, एक माहौल भी होता है कि ठीक है, आपने जो बोला राजनीति और सामाजिक कार्य में भी जा सकती थी, लेकिन हमारे परिवार में या हमारे क्षेत्र में एक यूपीएससी क्वालिफाई करके आईएएस आईपीएस बनने का क्रेज़ है। तो जब आप छोटे होते हैं, एज ग्रुप जब आपकी 15 टीनेजर होते हैं ना, तो आप बहुत ज़्यादा बाहर के एक्सपोजर से इन्फ्लुएंस रहते हैं। तो मेरे आसपास एरिया में यही था, हर यूपी में बहुत ज़्यादा क्रेज़ है लोगों को आईएएस आईपीएस बनने का, बहुत सारे कोचिंग्स हैं, लोग पढ़ाई करते रहते हैं दिन भर। तो उस क्रेज़ में मुझे लगा कि डेफिनेटली मुझे लड़कियों के लिए एक मोटिवेशन साबित होना है और कुछ करना है उनके लिए, तो ये फील्ड अच्छी है। पहला अनुभव, पहली पोस्टिंग कहाँ हुई, क्या अनुभव रहा? पहले दिन जब आप वर्दी पहनी होंगी आपने पुलिस की, डॉक्टर्स की वर्दी उतार कर?
देखिए, हम सारे जितने भी आईपीएस जब सेलेक्ट होते हैं तो हमारी ट्रेनिंग होती है नेशनल पुलिस एकेडमी, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, हैदराबाद। तो वहाँ मेरा पहला दिन था और वर्दी में डेफिनेटली एक बहुत प्राउड फीलिंग और चेंज फीलिंग आती है कि हाँ, ये वर्दी पहन के देश के लिए कुछ करना है, देश सेवा करनी है। और धीरे धीरे एकेडमी ट्रेनिंग होने के बाद जब मैं यहाँ आई महाराष्ट्र में, तो गढ़चिरौली में मेरी पहली पोस्टिंग हुई। और गढ़चिरौली में आज तक मैं उस गढ़चिरौली ज़िले की पहली और आखिरी महिला पुलिस आईपीएस ऑफिसर हूँ जो उस ज़िले में लगातार। डर कितना लगा आपको गढ़चिरौली में गए तो? देखिए, डर लगता तो मैं वहाँ से, वैसे ही महिला वहाँ नहीं रहती, पर वहाँ वहाँ आपको मैं बताऊँ, जब मैं गई, दुश्मन पुलिस के होते लोग। सही बात है, दुश्मन वहाँ पुलिस के ही होते हैं। और छोटी मोटी दुश्मनी इसी तो जान की दुश्मनी है। तो वहाँ पे सीधे आप जो AK-47 है उसको कॉक करके लोड करके आपको घूमना होता है। और तभी टाइम नहीं देता वो लोड करने बोलते हुए। और अभी तो गढ़चिरौली में बहुत CRPF की बहुत ज़्यादा फोर्सेस आ गई हैं। जब हम वहाँ पे थे आज से 15 साल पहले, तो 14 पहली पोस्टिंग क्या पद पे हुई आपकी? पहली पोस्टिंग हर आईपीएस ऑफिसर की ASP करके होती है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस मतलब एक जो तालुका है उस तालुका को आप हेड करते हैं। तो मेरा जो तालुका था वो भामरागढ़, बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, पर भामरागढ़ जो है वो गढ़चिरौली का सबसे अति दुर्गम और अति संवेदनशील एरिया है सबसे, क्योंकि वो सीधा छत्तीसगढ़ के अंदर है। और वहाँ तो लोग जाना ही नहीं चाहते हैं। वहाँ मेरी पोस्टिंग हुई तो सरप्राइज़ था, हमारे जो SP साहब थे उनको भी बड़ा सरप्राइज़ था कि इसको बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं है वहाँ जाने में और काम करने में। और मैं जब वहाँ गई, मैंने कभी नहीं बोला कि मुझे यहाँ से जाना है। अच्छा काम किया वहाँ, और उसकी वजह से आज वर्दी पे जो आपको मेडल दिख रहे हैं, ये मुझे राज्य सेवा और राज्य शासन और केंद्र शासन की तरफ से खड़तर सर्विस और इंटरनल सिक्योरिटी मेडल्स को बोलते हैं, वो मिला मुझे। और मैंने पूरे 3 साल गढ़चिरौली में काम किया। पूरा टाइम दिया। हाँ, पूरा। शुरू में मेरा जो वाले ट्रांसफर की बात करते हैं, ट्रांसफर कर बिल्कुल सही, मेरा ऑब्जर्वेशन यही था। बाकी लोग तो जाते ही बाहर निकलने की कोशिश करते थे। और शुरू में जो मेरा स्टाफ था उस टाइम तो बहुत कम स्टाफ हुआ करता था पुलिस स्टेशन में, और आपको पुलिस स्टेशन के अंदर ही रहना होता था क्योंकि आप फ्रीली मूव नहीं कर सकते उस टाइम पे। तो उस टाइम जो मेरा ऑब्जर्वेशन था, मेरा जो स्टाफ था वो सोचता था कि मैडम यहाँ क्यों आई हैं, उनको लगता था मैं चली जाऊँगी, निकल जाऊँगी। लेकिन मैं जो वहाँ रही और मैं लोगों मतलब अपनी फोर्स के साथ घूमती थी। काफ़ी डेंजरस होता है क्योंकि पहाड़ हैं, नदी है, ऑब्जर्वेशन बहुत सही नहीं रहता। तो AK-47 लेके हमें घूमना होता है। और 1-2 इनकाउंटर मैंने किए, नक्सल इनकाउंटर। तो उसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, हाँ कुछ हो रहा है। हाँ, फिर वहाँ से प्रमोशन पे भी वहीं गढ़चिरौली में ही पोस्टिंग हुई मेरी, एडिशनल SP गढ़चिरौली। और 3 साल गढ़चिरौली में रहने के बाद मैं भंडारा SP बनी। वहाँ पे भी मैं पहली महिला। हाँ, क्योंकि ये प्रमोशन स्टेप बाय स्टेप आईपीएस कैसे होता है। तो पहली महिला SP थी भंडारा की भी। वहाँ पे एक बहुत सेंसेशनल केस हुआ था उस टाइम पे, तो उसमें मैंने काफ़ी उसको बहुत अच्छे से उस पूरे केस को बहुत अच्छे से हैंडल किया था। इसके लिए काफ़ी प्रशंसा हुई थी। उसके बाद मैं वहाँ से नागपुर ग्रामीण SP करके आई, और नागपुर ग्रामीण से औरंगाबाद, औरंगाबाद से नासिक, और नासिक से यहाँ। नासिक जिला है और मालेगांव उसका एक तालुका है, पर नासिक ज़िले में सबसे सेंसिटिव मालेगांव है। तो जब कोरोना शुरू हुआ तो मालेगांव की ऐसी खासियत है कि मालेगांव पूरे वर्ल्ड में 6th मोस्ट डेंस सिटी है, और एक विशेष समुदाय का बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेशन है वहाँ पे। इंडिया में काफ़ी बड़ा मतलब ये एक विशेष समुदाय वहाँ रहता है, और एरिया बहुत छोटा सा है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। तो कोरोना आपने देखा होगा, शुरू में कोरोना काल में ऐसा हुआ कि जो डेंस पॉकेट्स हैं, जैसे यहाँ पे भी जो डेंस पॉकेट्स थे वहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ पे भी डेंस पॉकेट्स होता और वो शुरू हुआ मुंबई का धारावी जैसे। हाँ, जैसे धारावी था, धारावी में जैसे शुरू हुआ वैसे ही मालेगांव में शुरू हुआ। और उसके बाद लोग जाने से डर रहे थे, हमारा फोर्स ही थोड़ा डिमोरलाइज हो रहा था। तो मैंने अपना हेडक्वार्टर छोड़ा, मेरा हेडक्वार्टर नासिक था, लेकिन मैं अपना हेडक्वार्टर छोड़ के मालेगांव गई। तब मेरी छोटी बेटी बहुत छोटी थी,
वो कभी मतलब जैसे रात को मेरे बिना नहीं सोती थी, और मैं 2 महीने मालेगांव में कैंप की। उसने एडजस्ट किया, शुरू में बहुत उसको डिफ़िकल्टी होती थी, लेकिन बाद में उसने एडजस्ट किया। और मैं पूरा 2 महीने जब वहाँ रही तो मेरा जो फोर्स है, उनको ये लगा कि जब हमारा लीडर आके हमारे साथ रह सकता है, हाँ, तो उनका एक मोटिवेशन, हाँ, नहीं तो अदरवाइज बहुत घबरा रहे थे। हाँ, पब्लिक में भी एक मैसेज गया कि वो खुद आके मालेगांव में रह रहे हैं। और तो धीरे धीरे हमने बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ मिलके फिर हमारा काम बेसिकली लॉ इन्फोर्समेंट था, क्योंकि उस टाइम वो जो लॉकडाउन था, लॉकडाउन को हमें इम्प्लीमेंट करना था। पर उसके साथ साथ मैं, क्योंकि डॉक्टर हूँ, तो मैं काउंसलिंग भी करती थी, सिर्फ लॉकडाउन इम्प्लीमेंट नहीं करती थी, तो काउंसलिंग, हाँ, तो मैं अपने ही लोगों को समझाती थी कि भाई हर सिम्टम, खांसी, सर्दी, वो कोरोना नहीं होता, आपको टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। लोगों में बहुत पैनिक था उस टाइम, क्योंकि कुछ मालूम नहीं था, और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए कोई एसओपी नहीं थी कोरोना की। तो उस टाइम हमारे लोगों को समझाना, पब्लिक को समझाना, और फिर वहाँ पे एक उस टाइम ऐसा कम्युनल राइट्स होने के चांसेस थे, तो वो भी, उस पर भी ध्यान देना। और मालेगांव से लोग बाहर ना जाए दूसरों को, कि उस टाइम ये लोग बोल रहे थे कि मालेगांव से लोग बाहर जाएंगे तो हमें भी हो जाएगा, तो वो कॉर्डन करके रखना। जो लॉकडाउन में हमने की, जैसे यहाँ पे भी लॉकडाउन में उस टाइम जो कुछ एरियाज़ को टोटली, हाँ, तो वैसा हमें करके रखना। तो ये बहुत सारी चुनौतियाँ थी, और ये सारी चुनौतियों को मैंने और मेरी टीम ने बहुत अच्छे से किया। और आज मालेगांव मॉडल जो है, मालेगांव मॉडल को आज भी याद किया जाता है कि इस मालेगांव मॉडल की वजह से मालेगांव में कोरोना बहुत जल्दी से कंट्रोल हुआ, और इसकी वजह से मुझे केंद्र शासन की तरफ से कोरोना वॉरियर, कोरोना हीरो करके मुझे पुरस्कार भी मिला। और इसी के लिए मुझे लोकमत महाराष्ट्र ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, जी न्यूज़ का अवार्ड मिला, और बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। चल, बताइए, उसके लिए बहुत बहुत आपने अच्छा काम किया। 2 अलग अलग सेंसिटिव जगह पे आपने काम, गढ़चिरौली का सेंसेशन अलग था, मालेगांव का सेंसेशन अलग था, दोनों के अनुभव आपके अलग है। वो सारे अनुभव लेके आप अमरावतियों को क्या लगा, क्या सबसे पहले आपको प्रायोरिटी लगी कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासकीय व्यवस्था सही होनी चाहिए? क्या हर जगह जहाँ पे भी आप जाती है, क्या आप लोगों की प्रायोरिटी क्या रहती है? देखिए, किसी भी पुलिस ऑफिसर की, और विशेषतः यूनिट कमांडर, मतलब आप लीडर हैं, तो जो मुखिया होता है उसकी प्रायोरिटी 2 होती हैं। एक तो अपना पुलिस फोर्स का वेलफेयर, और दूसरा क्राइम कंट्रोल। तो और प्रिवेंशन, क्राइम कंट्रोल में 2 चीज़ें आती हैं, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। तो यहाँ पे जब मैं आई थी तो मैंने जो देखा, इलीगल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी, खुलेआम वर्ली मटका ये सब जो चलता था, रेती फ्री मूवमेंट हो रहा था। तो सबसे पहले, क्योंकि इसको आप कर्व करेंगे तो क्राइम कंट्रोल होता है, तो पहले मैंने वो सारी चीज़ें बंद की। तो जितने भी अवैध दारू, वर्ली, मटका और अवैध रेती जो शहर में आ रही थी, ये सारे सब पे मैंने रोक लगाई। उससे धीरे धीरे क्राइम कंट्रोल हुआ। लेकिन उसी टाइम पे कोरोना का सेकेंड फेज़ भी शुरू हो गया था, अगर आपको याद होगा। तो कोरोना के सेकेंड फेज़ में और सबसे पहले अमरावती से शुरू हुआ, तो फिर से वो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना, और उसमें चैलेंजिंग ये था कि बाहर और कहीं लॉकडाउन नहीं है, सिर्फ आपके शहर में लॉकडाउन है। वो इफेक्टिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका रेलवे स्टेशन चालू है। हर आदमी बोलता था मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, बस स्टैंड जाना है, मतलब नहीं जाना है तो भी हाँ जाना है। और कुछ और मतलब बाहर सब चालू था, आपको सिर्फ हाँ सब चालू था। तो मैं जा रहा था, आप वहाँ गाड़गनर में बस में बैठा, आप गाड़गनर पे आपको लॉकडाउन गाड़गनर कर दिया। अच्छा हाँ, तो उस टाइम भी वो बहुत चैलेंजिंग था। अब लोग बोलते थे लॉकडाउन इफेक्टिव क्यों नहीं है, क्योंकि बाहर नहीं था। फिर भी हमने हाँ सारी चीज़ें तो हो ही रही थी, सिर्फ शहर का एक लॉकडाउन नहीं हो सकता। फर्स्ट लॉकडाउन में क्या था, पूरे देश में लॉकडाउन था, खुद लोग ही घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। अब यहाँ पे एक सिटी में कर रहे हो तो लोग, और वो भी ग्रामीण में नहीं था, क्योंकि पहले सिटी में शुरू हुआ, तो यहाँ से हमारा खेत हुआ है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। फिर धीरे धीरे ग्रामीण में फैला, फिर सब जगह लॉकडाउन हुआ, तो वो थोड़ा कंट्रोल करना उस टाइम मुश्किल गया। लेकिन जो मेरी आदत है कि मैं आई लीड फ्रॉम फ्रंट, मैं ऑफिस में बैठ के कमांड नहीं देती। तो कोरोना काल में भी यहाँ सबने देखा कि और पुलिस फोर्स का उस टाइम वेलफेयर, तो हमने डोनेशन से और फंड्स लेके हमारे कर्मचारियों को, क्योंकि दिन में धूप में खड़े रहना 24 घंटे लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने के लिए, जब आप खड़े हैं धूप में तो क्या क्या तकलीफ हो सकती है, तो हमने उनको, और सबसे ज़्यादा कोरोना का आपका खुद का गेयर प्रोटेक्टिव वेयर होना चाहिए। तब तो आप, जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि मैं सुरक्षित हूँ, तभी तो आप जनता को सुरक्षित रखेंगे। हाँ ये तो हो गया था।
तो सबको मैंने मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स और मल्टीविटामिन्स टैबलेट्स इम्यूनिटी के लिए ये सारे कर्मचारियों को बड़ी मात्रा में बांटा। खुद मैं घूमती थी, हर कर्मचारी से मैं पूछती थी किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें, क्योंकि फोर्स का मोटिवेशन बढ़ा रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये एक बड़ा चैलेंज था। पर फरवरी के बाद धीरे धीरे तो पूरे महाराष्ट्र में, आपको याद होगा, मार्च से मई तक पूरे महाराष्ट्र में फिर लॉकडाउन था। तो हमारा लॉकडाउन वो थोड़ा एक्सटेंड हो गया। तो वो एक कंटिन्यूस स्ट्रेस हमारे फोर्स पे था। और लेकिन मैंने कभी भी पहला आक्रोश भी लोगों का पुलिस पे ही निकलता है। सामना पुलिस से होता है, सीधा रोकती पुलिस है, दूसरा कोई रोकता नहीं। जो मैंने आपको बताया वो ज़्यादा बड़ी बात है ना, कि बाहर सब चालू था तो यहाँ कैसे रोके? वो प्रॉब्लम थी। तो फिर धीरे धीरे मई जून तक लॉकडाउन चला। आई थिंक जुलाई से सब चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। तो यहाँ भी कोरोना हैंडल करना एक बड़ा चैलेंज ही था, लेकिन सक्सेसफुल सब होने के बाद में हुआ पहला है, बाकी चालू उसमें ये करना। हाँ, सबके साथ में तो हो गया, चलो हाँ, सबके साथ हो गया तो अलग है। पर यहाँ वो लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करना अकेले वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है। पर वो केस मतलब वो हमने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। और दूसरा एक सेंसेशनल केस आपको याद होगा तो लास्ट फरवरी में हुआ था। हमारा छोटा बच्चा एक गुम गया था, उसको वो बहुत ही चैलेंजिंग था, क्योंकि छोटा सा मासूम सा बच्चा था। तो उसको वापस लेके आना उसमें, अच्छा, ओके, तो वो हमारी टीम का बहुत मैं कहूँगी बहुत ही बड़ा एक उपलब्धि थी। क्योंकि उस टाइम मैंने देखा कि पब्लिक खुद से मुझे फ़ोन कर रही थी कि मैडम बहुत अच्छा काम हुआ। मतलब मैं नहीं जानती लोगों को, लेकिन लोग खुद ही आ रहे थे कि मतलब अमरावती। क्या पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी आपकी उनकी? हाँ, पहली बार था। तो लोगों में एक बहुत सेटिस्फैक्शन देखने को लग रहा था कि लोग बहुत खुश थे कि ऐसा मतलब जल्दी मिल गया छोटा सा बच्चा। नागपुर के कांड भी हाँ, तो लोगों के सारी वो दिमाग उधर जा रहा था लोगों का। राइट। और अमरावती के सारे लोग कैसे लगे आपको? देखिए, छोटा शहर है लेकिन बहुत अच्छा शहर है। अमरावती को विदर्भ का पुणे बोला जाता है, विदर्भ की विद्यापीठ है। हाँ, एजुकेशन के मामले में तो स्टूडेंट्स काफ़ी हैं, कॉलेजेस हैं, और वर्किंग क्लास है, इंडस्ट्रीज़ हैं। थोड़ा इंडस्ट्रियलाइजेशन और होना ज़रूरी है यहाँ का, लेकिन जो भी है उस हिसाब से मैंने देखा है लोग मैच्योर हैं। आप एक बार, और एक चीज़ मैंने देखी, आप एक बार कुछ उनको अनाउंस करो या कुछ मीडिया के माध्यम से बताओ तो लोग सुनते हैं। हाँ, लोग सुनते हैं, मानते हैं, फॉलो अप लेते हैं पूरा। हाँ, मैंने देखा। और मीडिया से कुछ भी बोलो वो तुरंत हर जगह पेनिट्रेट होता है। मैं ये देख रही हूँ कि यहाँ पे मीडिया का भी एक अच्छा रोल है कि हमें अगर सबको कुछ बताना है तो एक प्रेस नोट भी मैं दे देती हूँ, तो हर नागरिक तक पहुँच जाता है। तो इसका मतलब है लोग काफी अलर्ट हैं और लोग अपडेटेड रहते हैं। अमरावती के प्रति लोगों को खुद को प्रेम है, खुद यहाँ रहते हैं ना, खुद को हाँ, अपडेट रहता है। हाँ, लोग सब अपडेट रहते हैं। क्या हुआ क्या नहीं उस चीज के लिए। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि बहुत बड़ा शहर नहीं है, तो वो जो ट्रैफिक की प्रॉब्लम बाकी शहरों में होती है वो यहाँ नहीं है। हालांकि हम उसको और सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पर ट्रैफिक एक ऐसा विषय है कि जो अकेले एक डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट अकेले नहीं कर सकता है। तो हम वो सारे डिपार्टमेंट मिलकर हम कर रहे हैं। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर आरती सिंह। प्रशासन की बात रहेगी, हमारी पर्सनल बातों पे आज की यह जो मैडम की मुलाकात है ये खत्म हुई। और फिर प्रशासन की व्यवस्था कैसे थी, एक आगे मुलाकात में आपको फिर हम आपके साथ मिलेंगे। आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी महिलाओं के बारे में, सारी बातें आज पर्सनली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।